नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, इनकी बात करने वाले हैं। हिंदी साहित्य से व्याख्याता परीक्षा की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही उपयोगी वीडियो है साथियों। उनके लिए बड़ा ही उपयोगी वीडियो ये रहने वाला है हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उससे पहले अपन इतिहास ग्रंथों की चर्चा करते हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथ। तो उनके बारे में ये वीडियो है और इतिहास लेखक उनके बारे में। हम एक-एक ग्रंथ को बड़ा ही विस्तार से पढ़ेंगे साथियों, एक-एक इतिहास ग्रंथ के बारे में एक-एक डेढ़-डेढ़ पेज, यानी लगभग सारी जानकारी उस इतिहास ग्रंथ के बारे में, उसकी भाषा क्या है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, ये सारी जानकारियाँ आपको विस्तार से दी जाएँगी। पहले मैं सभी इतिहास ग्रंथों के बारे में सामान्य जानकारी एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं लिख के लाया हूँ। उसमें दे देता हूँ कि भई ये इतिहास ग्रंथ है, एक साधारण जानकारी और उसके बाद फिर अपन एक-एक इतिहास ग्रंथ को विस्तार से पढ़ेंगे। देखो साथियों, एक-एक इतिहास ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ देखो, ये नहीं, ये तो शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं। मैं आपको मेन नोट्स जो मैंने पढ़ाए, देखो इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा आपको। जैसे इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। अब इसको पूरा अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो रचनाकार याद करवा दूँगा मैं, आप घबराएँ नहीं। प्रकाशक, अनुवाद कौन-कौन से संस्करण में हुआ, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से। इस तरह से देखो शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा, आपको याद कराऊँगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे नोट्स आ गए? ये शॉर्ट नोट्स हैं थोड़े से, है ना? ये भी हमारे काम के रहेंगे। तो एक बार अपन इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक सामान्य आपकी समझ विकसित कर देता हूँ मैं, इतिहास ग्रंथों के बारे में और उसके बाद फिर अपन एक-एक पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। यानी अगर आपको पता ही नहीं है इतिहास ग्रंथों के बारे में, तो फिर आप इतिहास ग्रंथों को पढ़ोगे तो थोड़ा-सा आपके कैच आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले एक सामान्य जानकारी मैं आपकी विकसित करता हूँ इन नोट्सों के माध्यम से और फिर वो शानदार हैंड रिटन वाले नोट्स से एक-एक ग्रंथ पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब चलो शुरू करते हैं। देखिए प्रमुख इतिहास ग्रंथों का परिचय। इतिहास ग्रंथों का मतलब साथियों ये है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास, साथियों अपन अगर बात करें, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसकी अपन बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? जो आप पढ़ते हो जैसे रामचंद्र शुक्ल साहब की किताब पढ़ते हो या डॉक्टर नगेंद्र की किताब पढ़ते हो या कोई भी गाइड पढ़ते हो, वो हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, विभिन्न कवियों को पढ़ते हैं। तो वो लेखन जो किया सर्वप्रथम किसने किया? कब शुरुआत हुई, फिर कौन-कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए, है ना? उन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की सबसे पहले हिम्मत कैसर किसने की? तो सबसे पहले हिम्मत किसी हिंदुस्तानी ने नहीं की साथियों, सबसे पहले हिम्मत की एक विदेशी व्यक्ति ने जिसका नाम था गारसादे तासी, ध्यान रखना। गारसादे तासी ने सबसे पहले देखो ये अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं, विदेशी ने जिसका नाम था गारसादे तासी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो फ्रेंच भाषा में थी ये पुस्तक, ध्यान रखना। मैं आपको जब ये ग्रंथ पढ़ाऊँगा तो पूरी डिटेल बताऊँगा। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी देखो, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, यही इसका नाम था। नाम बोलो, सभी नाम बोलो, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। और फ्रेंच भाषा में पुस्तक थी, मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान थे गार सादत तासी, उन्होंने लिखा। तो एक समझ आप में विकसित ये हो रही है कि भई सबसे पहले तो फ्रेंच विद्वान गार सादत तासी ने लिखा था, उनकी पुस्तक का नाम ये था और थोड़ा-सा सन भी याद रखेंगे, हालाँकि मैं बाद में पूरा याद कराऊँगा सन-सान सब कुछ, लेकिन एक बार मोटा-मोटी समझ विकसित कर लो कि इन्होंने 1839 में लिखा था। सबसे पहले कब लिखा? 1839 में इन्होंने लिखा था, ध्यान रखना। तो अब आपको कोई यूँ पूछ ले कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? गार सादत तासी ने। किस नाम से लिखा? इस्तवार दला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नाम से 1839 में। एक बार आप इतना ही समझ लो। इस पुस्तक में आपको सर ये इस्तवार दला में 3 ही बात बताओगे क्या? नहीं, डेढ़ पेज बताऊँगा। इस एक पुस्तक, एक ग्रंथ का कितना पेज बताऊँगा? कम से कम 1-1 डेढ़-डेढ़ पेज हर पुस्तक का। तभी अपने प्रश्न सही हो पाएँगे साथियों। मूल पुस्तकों से पूरा मैटर ये उठाया हुआ है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखो आगे। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद कई सालों तक इतिहास नहीं लिखा गया। देखो 1839, फिर यहाँ देखो 1883 माना जाता है इसका, 83 समझो आप।
1839 से 1883 तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इतिहास लिखने की। लेकिन 1883 में फिर एक भारतीय विद्वान ने हिम्मत की। तो पहले भारतीय विद्वान ये हो गए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर। बताओ कौन? शिव सिंह सेंगर। तो आपको ऐसे पूछ ले सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तब तो आप गारसा दत्तासी बोलोगे। लेकिन आपसे ऐसे पूछ ले सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किस भारतीय विद्वान ने लिखने का प्रयास किया, तो वो शिव सिंह सेंगर। और उनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। पुस्तक का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। और ये इसका सन माना जाता है 1883। क्या माना जाता है? 1883। ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर से एक अंग्रेज के जची। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास फिर एक अंग्रेज ने लिखा। देखो पहले फ्रेंच विद्वान ने लिखा, फिर भारतीय विद्वान ने प्रयास किया, उसके बाद अंग्रेज ने लिखा एक। अंग्रेज देखो कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अंग्रेज है इसलिए अंग्रेजी भाषा में लिखा। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तीसरे नंबर पे हिम्मत किसने की? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसके बाद सारे भारतीय आएंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद सारे के सारे भारतीय आएंगे। तो देखो इन्होंने जो पुस्तक लिखी ना, नाम याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये नॉर्दर्न लिखा हुआ है लेकिन ये ज्यादातर किताबों में नहीं लिखा होता। आप इतना याद रख लो, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये लिखा और ये इन्होंने 1888 में लिखी। कब याद रखोगे? 1888 में याद रखोगे। उसके बाद अब हिंदुस्तानी लिखेंगे सारे। अब सारे कौन लिखेंगे? हिंदुस्तानी। तो ये जितने भी देखो खूब सारे इतिहास ग्रंथ हैं इन नोट्स में, इन सारे इतिहास ग्रंथों के मैं आपको लेखक एक बार याद करा देता हूँ, मोटा मोटी समझ आपकी विकसित कर देता हूँ। फिर अपन एक एक ग्रंथ की अपन चर्चा करेंगे। बताओ समझ विकसित हो रही है आपकी? ये ध्यान रखना। अच्छा ये जो अंग्रेज ने लिखी है तो ये अंग्रेजी भाषा में। देखो पहली पहली फ्रेंच भाषा में, फिर अपने भारतीय विद्वान ने लिखी तो हिंदी भाषा में हो गई। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन अंग्रेज थे तो अंग्रेजी भाषा में लिख दी। फिर आगे सारे विद्वान अपने हिंदुस्तानी हैं, इसलिए अब हिंदी भाषा की। इससे आगे की पुस्तकें सारी की सारी किसकी है? हिंदी भाषा की। आगे देखो उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु का मतलब मिस्र भाई, दो तीन भाई थे, ये ध्यान रखना। और इन्होंने जो लिखी पुस्तक उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। अपने नाम से लिख दी, मिस्र बंधु विनोद। अब कौन थे ये मिस्र बिंदु? तो कई बार पूछ लिया जाता है। तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव। सुखदेव है, ध्यान रखना, सुखदेव है ना, सुख के बाद में देव, सुखदेव है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये ध्यान रखना 1913 और 34 में है। मैं समझाऊंगा उस समय, याद करवा दूंगा। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद वो पुस्तक आती है जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। हमारे हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के लिए जो गीता के समान है, और वो आ जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि भारतीय हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हो रही है। मूल पुस्तक के रूप में आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर हिंदी साहित्य की पुस्तक में कौन-सी पुस्तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, तो मैं इस पुस्तक को ज़रूर बताता हूँ और नोट्स बनाता हूँ, तो इस पुस्तक में से ही लेता हूँ। 1929 इसका समय याद रखेंगे, है ना? समय भी याद करवा दूँगा मैं सबका, डोंट वरी रहिए आप। उसके बाद देखो सबसे पहले किसने किया? गारसा दत्तासी 1839। ये सारे भाग-भूग मैं अलग से याद करवाऊँगा फिर। शिव सिंह सेंगर 1883, ग्रियर्सन 1888 और मिस्र बंधु देखो 3 भाग तो इसके 13 में आए, 1 भाग 34 में आ गया, 4 भाग आए। हिंदी साहित्य का इतिहास ये ध्यान रखना भाई, इम्पोर्टेंट है। 1929। फिर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आ जाती है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। अब मैं इनको केवल नाम नाम बताऊंगा, एक समझ विकसित आपकी कर दी। शुरुआत के ग्रंथों के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब इनके केवल नाम और लेखक जरूर याद रखने हैं। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो ऐसे याद रखना, वृहत, वृहत का मतलब बड़ा, बड़ा कौन होता है? नाग। बड़ा कौन होता है? नाग। तो ऐसे याद रख लो, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। फिर अब देखो ये अपन ऐसा करते हैं, फिर ये जो छोटे-मोटे, या छोटे-मोटे तो नहीं कह सकते सॉरी, लेकिन ये सारे के सारे मैं आपको बाद में याद करवा दूँगा। अब मेन-मेन जो ग्रंथ हैं उनको एक-एक पढ़ लेते हैं। ये सारे मैं आपको याद करवा दूँगा, आप डोंट वरी रहिए बिल्कुल। ये सारे के सारे मैं आपको याद करवा दूँगा, है ना? तो अब पहले एक बार अपन इन ग्रंथों को एक-एक पढ़ेंगे। ये सारे ये नोट्स में भी आपको मिल जाएँगे और मैं
एक बार एक-एक ग्रंथ पढ़ा देता हूँ, फिर अपन इसको याद कर लेंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो ये देखिए कुछ मेन-मेन बातें ध्यान रखना। अब अपन है ना एक-एक पढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक-एक पुस्तक को पढ़ेंगे। ये सारे मैं आपको याद करवा दूँगा देखो, जैसे हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह, और आप याद रखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इम्पोर्टेंट है भाई, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब देखो 1-2 तो चलो कर ही लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ध्यान रखना, आलोचना किसने की याद रखना, राम कुमार वर्मा ने। आलोचना किसने की? राम कुमार वर्मा ने। फिर ध्यान रखना हिंदी साहित्य की भूमिका, भूमिका ध्यान रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूमिका किसको ध्यान रखोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो भी याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे। तो ये मेन-मेन कुछ थे, और अब जो बचे हुए हैं मैं वैसे याद करा दूँगा, आप डोंट वरी रही। तो सुनो, सबसे पहले गार सादा तासी, ये पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। चलो मैं एक ब्लैंक पेज पे एक बार आपको याद करवाता हूँ, है ना? ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, उसपे मैं आपको याद करवाता हूँ। फिर अपन एक-एक पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बताओ किसने लिखी? अब याद करेंगे अपन। सबसे पहले किसने लिखी सर? गार सादा तासी ने। सबसे पहले किसने लिखी बताओ? गार सादा तासी ने। आपको पूछ ले पुस्तक का नाम क्या है? सुनो, इस्तवार याद करो, इस्तवार द ला लिटरेचर, लिटरे लिटरेतर, एंदुई, एंदुई ए हिंदुस्तानी, एंदुई ए हिंदुस्तानी। और ये सबसे पहले कब की बताओ? 1839 में। बताओ कब कर दी? 1839 में अपने कर दी। ये पहली पुस्तक हो गई। दूसरी बताओ, दूसरी हिम्मत किसने की? क्या सर दूसरी हिम्मत तो की शिव सिंह सेंगर ने। बताओ किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम बता दो जल्दी से सर। शिव सिंह सरोज। बताओ क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। कब? 1883 में। कब? 1883। चलिए, ये फ्रेंच भाषा की है, मैं याद करवा दूंगा आपको। फिर तीसरे नंबर पे बताओ कौन आ जाते हैं? अंग्रेज। वापस अंग्रेज आ जाते हैं। कौन? जॉर्ज अब्राहम, अब्राहम ग्रियर्सन। कौन आ जाते हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने कब लिखी है सर? इन्होंने लिखी 1888 में। ये ध्यान रखना। नाम क्या था इनकी पुस्तक का? इनकी पुस्तक का क्या नाम था बताओ? द मॉडर्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखो ये रहा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिल जाता है, लेकिन आप हिंदुस्तान याद रख लिए। चौथे नंबर पे अपन बात करें तो आ जाती है मिस्र बंधु। कौन आ जाते हैं बताओ? मिस्र बंधु। मिस्र बंधुओं की जो पुस्तक है उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। क्या नाम है बताओ? मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु विनोद में ध्यान रखना 1913 में तो 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। और एक 1934 में चौथा भाग। तो कुल 4 भाग हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। फिर अपने मील का पत्थर जो पुस्तक थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताओ कौन आ जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी के घर में ये पुस्तक होनी चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो। तो इनकी पुस्तक का नाम यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका सन तो ज़रूर ही याद रखेंगे भई, ये तो हिंदी साहित्य की गीता है 1929, 1929। इसके बाद अपन देखें कि भई एक है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। क्या है बताओ? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, वृहत इतिहास। ये आ जाती है डॉक्टर नगेंद्र। बताओ किसकी आ जाती है? डॉक्टर नगेंद्र। एक ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास। कौन करता है बताओ आलोचना? जल्दी से बता दो। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। इसके बाद देखो 3 पुस्तकें मैं और महत्वपूर्ण याद करवा रहा हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका, सुनो, हिंदी साहित्य की भूमिका, एक तो बोल दो भूमिका। एक इसी पुस्तक को ऐसे बोल दो, हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या बोल दो? हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल। और एक बोल दो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। क्या बोल दोगे? हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास।
ये 3 पुस्तक याद कर लो। क्या बोलोगे? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीनों पुस्तक याद रखोगे। एच पी द्विवेदी। एच पी द्विवेदी का मतलब समझे क्या? बोलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से और कोई मुझे महत्वपूर्ण लगती है तो एक बार अभी तो मैं उतनी ही याद कराऊंगा और उसके बाद में याद कराऊंगा, है ना। एक देखो ये है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। एक और ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, बाद में एक-एक पढ़ेंगे अपन विस्तार से, आप चिंता नहीं करें। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आ जाता है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, याद कर लेना भाई इनको। इनको याद कर लेना, मैंने याद करवा दिए हैं सारे। सर इतनी सारी देखो 20 पुस्तकें हैं, 20 याद कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार भूमिका के लिए इतनी पुस्तकें खूब है, फिर अपन कराऊंगा याद सारी, आप घबराए नहीं, 20 की 20 याद करवा दूंगा और भी करवा दूंगा इनके अलावा। लेकिन एक बार जो मेन पुस्तकें थी ताकि अपनी भूमिका बन जाए, अब अपने एक एक पुस्तक पढ़ लेते हैं, फिर अपन लेखक याद करने हैं जो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा। अब अपन एक एक ग्रंथ को पढ़ते हैं साथियों। अब अपन एक एक ग्रंथ को पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अब अपन चलते हैं सबसे पहले ग्रंथ पे, जिसका नाम है, अभी अब आपको मैं बताऊंगा ना तो ये बात समझ में आएगी क्योंकि आपकी भूमिका बन चुकी है। अब बताओ पहला ग्रंथ कौन सा है इतिहास लेखन का? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। बोलो, ये ग्रंथ है कि नहीं है? बिल्कुल सर ये ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ। अब बताओ मैंने क्यों पढ़ाई वो भूमिका? वो इसलिए पढ़ाई कि अब आपको जोर नहीं आएगा। अब आप ये देखोगे ना इस्तवार द ला तो आपको पता चल रहा है कि हाँ है सर है। अब देखो ध्यान रखना, अब अपन पहले मैं इसको वैसे पढ़ा देता हूँ नोट से, फिर जैसे याद करवाया था ना अभी, वैसे मैं आपको याद करवा दूंगा हर एक चीज, रचना काल। देखो किसी भी रचना को है ना अपन इन परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, उसका रचनाकार कौन है, उसका प्रकाशन कब हुआ या रचना काल, वो कितने भाग हैं उसके। हालांकि मैंने इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। भाषा कौन सी है उसकी, अगर हिंदी के अलावा दो ही ग्रंथ है, ध्यान रखना। सभी इतिहास ग्रंथ हिंदी में है, लेकिन दो इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में है। कहाँ से प्रकाशन हुआ, अगर दूसरी भाषा में है तो अनुवाद कब कब हुआ, है ना। और उसके बारे में अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य होगा तो वो हम पढ़ेंगे। बताओ शानदार, मजा आएगा कि नहीं आएगा आपको? ऐसे करके एक एक ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तब जाके आप बराबर एकदम तैयारी होगी। तो देखो ये पहला ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं, बताओ किसने लिखा? गार सादत तासी ने। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में यहाँ ये आ जानी चाहिए कि सबसे पहले इतिहास ग्रंथ फ्रेंच विद्वान ने लिखा, गार सादत तासी। भाषा कौन सी है बताओ इस ग्रंथ की? जल्दी से बता दो। फ्रेंच है, अभी याद करवा देता हूँ। अब देखो ये सबसे पहले ये 1839 में कब आया? इसका पहला भाग कब आया? 1839 में, और दूसरा भाग आया 1847 में। तो आपको यही सन मानना है पहले कि भाई रचना काल के हिसाब से 1839 मान लो आप। यानी इसका प्रथम संस्करण है वो 18, उसका पहला भाग तो 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। यानी इसके प्रथम संस्करण के दो भाग थे, समझना ध्यान से। पहला 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। फिर इसका सेकंड एडिशन आया, द्वितीय संस्करण। जैसे अपने निकालते हैं ना, मान लो कोई लेखक है वो अपनी पुस्तक निकाल रहा है, प्रथम संस्करण फिर द्वितीय संस्करण निकालता है, उसमें थोड़े पीवाई क्यों जोड़ देता है और कुछ कर देता है। तो वैसे ही इस पुस्तक का भी द्वितीय संस्करण निकला और इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण में 3 भाग हो गए। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये ऐसी पुस्तक है जिसके प्रथम एडिशन जब निकला ना, प्रथम संस्करण निकला ना, तो प्रथम संस्करण में तो इसके 2 भाग थे, ध्यान रखना। और जब इसका द्वितीय संस्करण निकला उसमें इसके भाग बढ़ करके कितने हो गए? 3 हो गए। एकमात्र ऐसी पुस्तक है। तो प्रथम संस्करण के 2 भाग जो कि 1839 और 1847 में थे, और द्वितीय संस्करण के 3 भाग, जिसमें पहला और दूसरा भाग तो 1870 में, तीसरा 1871 में। इतने सन आप नहीं भी याद रखो तो कोई जरूरी नहीं, 1839 याद रख लेना जरूर, है ना। ये ध्यान रखना। तो बताओ अब मैं आपको अगर पूछ लूं इसके भाग कितने हैं तो आप ऐसे कहोगे सर इसके भाग अलग अलग हैं। प्रथम एडिशन जब निकला ना तब तो इसके 2 भाग थे और द्वितीय एडिशन में 3 भाग थे। ये ध्यान रखना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि द्वितीय संस्करण में इसके 3 भाग हो गए। ये बात किसने कही है? राम कुमार वर्मा ने।
अब देखो भाग आप अपन पहले याद कर चुके हैं। क्या भाग याद किए? प्रथम संस्करण निकला तब तो इसके 2 भाग थे, द्वितीय संस्करण निकला जब 3 भाग थे। तो 5 भाग मत कर देना आप, ऐसे मत कर देना कि 2 ये 3 ये 5 भाग थे, नहीं। इसके प्रथम संस्करण में इसके भाग कितने थे? 2, और द्वितीय संस्करण में वो 2 भाग तो रहे, 1 भाग और एक्स्ट्रा हो गया, यानी तृतीय में 3 हो गए, ऐसे याद रखना है। भाषा पहले ही बता चुका हूँ, फ्रेंच। बताओ सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की हिम्मत किसी हिंदी व्यक्ति ने नहीं की, फ्रेंच भाषा में फ्रेंच विद्वान ने की। और इसके प्रकाशक आप याद रखो तो ठीक है, वरना कोई इतना जरूरी नहीं होता। देखिए, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, आयरलैंड से पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ऐसे ध्यान रखना। प्राच्य, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति आयरलैंड। अब देखो, इन पुस्तकों में एक चक्कर और पड़ेगा, जो दूसरी भाषाओं में लिखी गई है ना, उनका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। जो पुस्तकें, बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास की ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जो दूसरी भाषा में हुई है? तो 2 ही पुस्तक ऐसी हैं। एक तो ये गारसा दत्तासी वाली जो इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी है जो, और एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मान लो आप, ग्रियर्सन है ना, उनकी मान लो। तो अब इनमें क्या लफड़ा रहता है? देखो साथियों, इनमें दिक्कत ये रहती है कि दूसरे भाषा में जब ये बनी तो इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ, तो हिंदी में, उर्दू में, किसी में भी अनुवाद हुआ, वो भी हमें याद करने पड़ेंगे। मूलतः बताओ कौन से भाषा में है? फ्रेंच में। अब इसका उर्दू संस्करण, इसका क्या है? उर्दू संस्करण। उर्दू संस्करण देखिए 1900, यानी उर्दू में अनुवाद कब किया गया? 1948 में किया गया। और जब उर्दू में अनुवाद किया गया, किस नाम से किया गया? देखो, तबकात ए ससुअरा और तजकिरा ए ससुअरा नाम से किया गया। और किसने किया? करीमुद्दीन और वाई एफ फेलन। करीमुद्दीन और वाई एफ फेलन ने किया था। उर्दू है तो मोमडन्स के नाम याद रखेंगे, करीमुद्दीन और वाई एफ फेलन ने तबकात ससुरा और तजकिराए ससुरा के नाम से। हिंदी में ये आता रहता है भाई, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। इसी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 1953 में किया गया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से किया गया बताओ? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किसने किया बताओ? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो बताओ, गारसा दत्तासी की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। कब? 1953 में। सनों पर इतना ज्यादा गौर नहीं करें, पूछ ले जाते हैं कभी कभार, आपके जितने याद रहते हैं उतने याद रख लो, बहुत ज्यादा याद नहीं रहते, कोई बात नहीं। और हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, घबराओ मत, आप खुद बताओगे इनके उत्तर, अभी याद करवा दूंगा। अब देखो, महत्वपूर्ण जो तथ्य यहां से क्वेश्चन आएंगे, देखो मैंने 2 स्टार लगाए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात इसी ग्रंथ से माना जाता है। अरे और कौन से माना जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया था, शुरुआत में जब आपको भूमिका समझाई तभी बता दिया था कि भाई हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ये पहला ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई सर, इससे पहले लेखकों के, कवियों का वर्णन क्या किन्हीं ग्रंथों में नहीं हुआ? हुआ था, लेकिन उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता, इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना। साहित्य इतिहास लेखन के प्रवर्तक इन्हें ही माना जाता है। पहला ग्रंथ इन्होंने लिखा तो यही प्रवर्तक होंगे भाई। अब देखो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है। जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है उनमें कवियों की संख्या पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, गारसा द तासी, तासी ऐसे याद रख लो, ऐसे बोलते हो ना, गारसा द तासी, तो तासी से ऐसे याद रख लो 73। तासी से क्या याद रख लो? 73 और 8 तो 738। 738 क्या याद रख लोगे? 738। तासी, तासी का मतलब 73 और 8, तो कितने हो जाएंगे? 738 कवि है, जिसमें हिंदी के सिर्फ 72 ही है, ध्यान रखना। 738 में देखो, ये 8 हटाओगे तो 73 बचते हैं ना, तो याद रख लो ये समथिंग 73 यानी कि 72। हिंदी के सिर्फ 72 ही हैं। 738 में से हिंदी के केवल कितने कवि हैं? इसमें 72 लिए गए हैं, बाकी उर्दू के हैं। तो आपको कुल कवियों की संख्या पूछ ले, गारसद तासी, तासी का मतलब 73, 73 से याद रखना 73 और 8 यानी 738। 738 हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ कितनी बार बताएंगे सर? हमें याद है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, इसमें इन्होंने कवि है ना, वो अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लिए, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जमाया कवियों को ऐसे नहीं ऐसे नहीं पढ़ा। आजकल अपन पढ़ते हैं ना कि भाई तुलसीदास भक्ति काल में तुलसीदास है, सूरदास है, जायसी है, इस तरह से। फिर आपके
आदिकाल में सिद्धनाथ इस तरह से आ जाते हैं, तो वैसे नहीं पढ़ा है इन्होंने, है ना? जैसे लुइपा, सबरप्पा, है ना? कणहप्पा इस तरह से नहीं पढ़ाया। गोरखनाथ ऐसे नहीं पढ़ाया। इन्होंने क्या कहा वर्ण क्रम के अनुसार। अब एक पर चाहे कोई आधुनिक काल का कवि एक पर आ रहा तो उसको पहले लिया। फिर मान लो प्राचीन काल का कवि उम, बहुत लास्ट में आ रहा है तो उसको यानी वर्ण क्रम के हिसाब से आ रहा है तो उसको आगे लिया। काल से कोई मतलब नहीं रखा। अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार काल विभाजन नहीं किया, ध्यान रखना मैं आपको पढ़ाऊँगा काल विभाजन सबसे पहले याद रखना काल विभाजन सबसे पहले ग्रियर्सन की पुस्तक में मिलेगा, उससे पहले किसी ने काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन समझते हो ना सारे? काल विभाजन का मतलब ये है कि काल में डिवाइड करना जैसे भक्ति काल, रीति काल अपन पढ़ते हैं ना आधुनिक काल, आदि काल, वैसे इन्होंने काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, अभी याद रख लेना इसको। साहित्यिक प्रवृत्तियों की भी चर्चा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना शुरुआत में ग्रियर्सन ने की थी। वास्तव में जो अपन इतिहास आज पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा बहुत ढाँचा सबसे पहले ग्रियर्सन ने तैयार किया था, ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और ये पुस्तक आपकी पूरी हो जाएगी। देखो, इसमें इस्तवार का मतलब अब कोई कद इतवार, इस्तवार का मतलब इतवार नहीं है, इस्तवार का मतलब है इतिहास। क्या मतलब है बताओ? इतिहास। मैं आपको याद करवाऊँगा। एंदुई का मतलब हिंदवी या हिंदी, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू। अब देखो इसमें अल्फाबेट वाइज़ जचाए गए ना बताओ, कवि किस रूप में जचाए गए अंग्रेजी के अल्फाबेट में, तो पहला ही पहला कवि बताओ ए से आएगा ना, तो इस रचना में पहला ही पहला कवि ए से आया अंगद। कौन आया? अंगद। और अंतिम कवि ए से जेड की तरफ चला, तो अब जेड से तो कोई कवि होगा नहीं, तो अंतिम कवि यही आ गया हेमंत पंत। कौन है? हेमंत पंत। तो याद रखना प्रथम कवि अंगद, अंतिम कवि हेमंत पंत। अब मैं आपको याद करा दूं क्या? ये ग्रंथ बताओ याद करा दूं क्या? इस्तवारदाला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी आपको याद करा देता हूँ। चलो ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और आपको ढंग से इसको याद करवा देता हूँ भाई। आ जाओ। ब्लैंक पेज आ गया। देखो मैं याद करवाता हूँ अपन किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं साथियों। इस्तवार सुनना। इस्तवार द ला लिटरेचर लिटरेचर लिटरेत्यूर लिखते हैं वैसे तो लिटरेत्यूर एंदुई एंदुई ए हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तानी ये ग्रंथ है। चलो अब आपसे पूछूंगा देखें एक बार है ना बताते जाना सारे। चलो इसका रचनाकार बता दो भाई किसने लिखी सबसे पहले तो आप आराम से बता देंगे गारसा दत्तासी। बताओ क्या बताओगे? सर गारसा दत्तासी। याद हो गया सबको? चलो बताओ रचना काल यानी प्रकाशन वर्ष बता दो इसका। तो प्रकाशन वर्ष आप कहोगे सर 1800। प्रकाशन वर्षा नहीं है वर्ष। प्रकाशन वर्ष हम कह देंगे सर 1839। वैसे ध्यान रखना प्रथम संस्करण 1839 और 47 में, इसका पहला भाग 39 में, दूसरा भाग 47 में, और फिर इसका जो द्वितीय प्रकाशन हुआ उसके 3 भाग हो गए। तो पहला और दूसरा भाग तो 1870 में, पूरा याद रहे तो रख लेना वरना कोई जरूरी नहीं है, और तीसरा भाग 1871 में, ये याद रखना। तो मैंने क्या याद रखोगे 1839 याद रखेंगे। अब आपको कोई पूछ लेगा सर भाग कितने हैं, तो इसमें भी देखो ट्विस्ट है, ध्यान रखना। इसका जो प्रथम संस्करण है, बताओ कौन सा संस्करण? प्रथम संस्करण, उसमें तो 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें भाग में भी थोड़ा झोल है। और इसका जो द्वितीय संस्करण है, बताओ कौन सा संस्करण है? द्वितीय संस्करण, उसके 3 भाग हैं। उसके कितने भाग हैं दोस्त? 3 भाग हैं। अब अगर आपको पूछ ले इसकी भाषा, आप बताओ देखें, बोलो फटाफट कौन सी भाषा है? हम कह देंगे सर फ्रेंच भाषा है। सर कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा। तो आपको कोई पूछ ले पहला इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी मत कर देना, फ्रेंच लिखना है। क्या लिखना है बताओ? फ्रेंच लिख देंगे सर। उसके बाद आपको पूछ ले प्रकाशक की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो इसका जो अनुवाद कौन कौन सी भाषाओं में किया गया, तो देखो उर्दू वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी में अनुवाद किसने किया ध्यान रखना। हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। बताओ कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। याद रखना लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया सर? 1953 में। और किस नाम से किया? याद रखना हिंदुई साहित्य का इतिहास। याद कर लो हिंदुई साहित्य का इतिहास। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? उसके बाद आपको पूछ ले बताओ ये पहला ग्रंथ है क्या? अब ये तो कोई अंधो आदमी भी बता दे आ चीज तो कि हिंदी साहित्य इतिहास का ये कौन सा ग्रंथ है बताओ? पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास का ये कौन सा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है।
चलो बताओ, अब एक चीज़ और पूछता हूँ, देखें याद है क्या तुम्हारे? इसमें कवि बता दो भाई दोस्तों, कवि बता दो। कवि बताओ, ताशी से याद करो, ताशी से याद करो, ताशी कितना होता है? 73, ताशी कितना होता है? 73, उसमें 8 और जोड़ दो, 738। कितने कवि हैं बताओ? 738, जिसमें हिंदी के सिर्फ 72 हैं। ये कमाल की बात है, हिंदी के इनमें से कितने हैं? 72। तो फिर शेष किसके हैं सर? शेष उर्दू के हैं। शेष किसके हैं दोस्त? उर्दू के हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें कवि बताओ किस अनुसार है? ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। कौन सी वर्णमाला के अनुसार बताइए? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। बताओ जोर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। अब एक बात ध्यान रखना, काल विभाजन नहीं, इसमें काल विभाजन नहीं है। कहाँ से शुरू होगा काल विभाजन? ध्यान रखना, शिव सिंह सेंगर वाले में भी नहीं आएगा, ग्रियर्सन से शुरू होगा, याद रखना। अब आपको पूछ ले इसमें इस्तवार का अर्थ, क्या गुरुजी बता देंगे? इतवार? अरे नहीं, इतवार नहीं है भाई, इतिहास है। क्या अर्थ है बताओ? इतिहास है। फिर आपसे पूछ ले कि एंदुई का क्या अर्थ है? एंदुई, तो एंदुई का अर्थ ध्यान रखना हिंदवी। क्या याद रख लोगे? हिंदवी यानी कि हिंदी। हिंदवी का मतलब क्या हो गया? हिंदी। चलो, हिंदुस्तानी का मतलब पूछ ले तो क्या बताओगे? हिंदुस्तानी का मतलब पूछ ले तो सर बता देंगे हिंदुस्तानी। क्या बता दोगे? हिंदुस्तानी। उसके बाद आपको पूछ ले प्रथम कवि कौन है? बताओ, ए से चालू हो रहा है ना, तो ए से बताओ अंगद। प्रथम कवि तो कौन हो गया? अंगद। और अंतिम कवि कौन सा हो गया? अंतिम कवि सर हो गया हेमंत पंत। क्या हो गया दोस्त? हेमंत पंत। लो जी, ये याद कर लेना। बताओ, पुस्तक जोरदार तरीके से आपको याद नहीं करवाती क्या? बताओ, ये एक ब्लैंक पेज पे ऐसे आपको याद करना होता है साथियों। तो एक पुस्तक हमारी याद हो गई, गार सादत तासी ने जो लिखी थी वो। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, घबराए नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं घबराए, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्त, पूरी पीडीएफ मिलेगी। चलो अब आगे बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की, जो कि है शिव सिंह सरोज। बताओ कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज। देखिए, शिव सिंह सरोज। अब ये कौन सा ग्रंथ है बताओ? सबसे पहले तो फ्रेंच विद्वान ने लिख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिख दिया? फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने। फिर भारतीयों ने कहा क्यों भाई, हम पीछे क्यों रहे, हम भी लिख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो फिर एक भारतीय ने हिम्मत की, जिसका नाम है शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज। कौन सा लिखा बताओ? शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिख देते हैं ये। तो ये ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। और कब लिखा ये ध्यान रखना, 1839 के बाद। देखो किसी विद्वान की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस ग्रंथ कोई ग्रंथ लिखे, तो 1883 में इन्होंने हिम्मत की। तो अब 1883 में ये किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने इसका रचना काल बताया 1883, ध्यान रखना। तो एक बात अब आपके समझ में आनी चाहिए क्या, कि सबसे पहले ऐसे पूछ ले, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तब तो आप कहोगे गारसाद तासी। क्या बोलोगे? गारसाद तासी ने। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किस भारतीय ने लिखा, तब नाम क्या आ जाएगा दोस्तों? तब नाम आ जाएगा शिव सिंह सेंगर। क्या नाम आ जाएगा बताओ? शिव सिंह सेंगर। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ गई। अब देखो, लक्ष्मी सागर वार्स ने आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका प्रकाशन वर्ष 1877, और माता प्रसाद गुप्त इनकी जो पुस्तक है हिंदी पुस्तक साहित्य में, इसका प्रकाशन वर्ष 1878 बताते हैं। आपको याद रहे तो रख लेना, वरना जरूरी नहीं है। मूल रूप से इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ही स्वीकार किया जाता है। अब देखो, भाषा क्या हो गई इसकी? हिंदी। बताओ, उसकी फ्रेंच थी, ध्यान रखना। गारसा दत्तासी ने जो लिखा इस्तवार दे ला लिटरेचर है हिंदुस्तानी, उसकी कौन सी भाषा थी? फ्रेंच। फिर शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर ने लिखी हिंदी भाषा में। अब उसके बाद ग्रियर्सन लिखेगा अंग्रेजी भाषा में, और उसके बाद के सारे फिर हिंदी भाषा में आ जाएंगे, फिर अपन अलग अलग की भाषा नहीं लिखेंगे। तो इसकी भाषा क्या हो गई? हिंदी। ठीक है। प्रकाशक याद रहे तो रख लेना, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। कौन है? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। अब देखो, अब इसके कवियों की संख्या याद करो, कवियों की संख्या याद करो, 1003। कितनी याद करोगे? 1003। ऐसे याद रख लो, सेंगर, सुनो इसको ऐसे याद करो, शिव सिंह सेंगर है ना, तो सेंगर से बना लो सहस्र। सेंगर से क्या बना लो? सहस्र। सहस्र का मतलब हजार। सेंगर से बना लो सहस्र। सहस्र का मतलब लगभग हजार, यानी 1003। ये याद रखना, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कवियों की संख्या वो स्टेटमेंट देता है। देखो, ये इस तरह से पढ़ना क्यों जरूरी है? अपने लिए अपन फैक्ट बना के, नोट्स बना के भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो स्टेटमेंट देता है कि शिव सिंह सरोज में कवियों की संख्या 948 है। ये गलत स्टेटमेंट है, 1003 है। या वो यूं दे सकता है लगभग 1000 है, लगभग 1000। तो आप 1003 भी कह सकते हो, इसको लगभग 1000 भी कह सकते हो।
क्या कह सकते हो, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित पहली बार प्रस्तुत। तो इतने कवि पहली बार थे। उसमें कितने थे बताओ? तासी तासी से याद करो, तासी से 73 और 8 यानी 738 थे उसमें, लेकिन इसमें थोड़े बढ़ा दिए, 1000 कर दिए। और इन्होंने जो प्रथम कवि माना था, इन्होंने देखो ये अल्फाबेट से नहीं था, अंग्रेजी के अल्फाबेट से नहीं था इसमें सिस्टम, तो इसलिए ये कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने पहला कवि माना है पुष्य पुंड या पुष्पदंत। पुष्य पुष्य नाम मिलता है, उसका पुष्पदंत भी नाम मिलता है और उसी का पुंड नाम भी मिलता है, ध्यान रखना। तो इन्होंने पहला कवि, और इन्होंने आदिकाल की जो सीमा है यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत इन्होंने विक्रम संवत 770 से ही मान ली, विक्रम संवत 770 से ही मान ली। तो बहुत ज्यादा देखो इसमें है नहीं, मैं याद करवा दूंगा आपको। तो सुनो, देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा, प्रकाशन वर्ष ये याद रखना है 1883, इसका कोई मतलब नहीं है। भाषा इसकी हिंदी, अब इससे अगला आएगा ना जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन वाला, उसकी वापस अंग्रेजी हो जाएगी। प्रकाशक नवल किशोर प्रेस लखनऊ। कवियों की संख्या याद रखना भाई, शिव सिंह सरोज में कितने हैं? शिव सिंह सेंगर ने लिखी ना, तो सेंगर से कर लो सहस्र, सहस्र का मतलब 1000, ऐसे याद रख लेना। पहला कवि किसको माना शिव सिंह ने? पुष्प, पुष्प ऐसे मान लो शिव जी के पुष्प चढ़ाते हैं, तो पुष्य, पुष्पदंत या पुंड नाम, और प्रारंभिक सीमा 770 मानते हैं ये। अब देखो ये आ गया भाई पॉइंट शानदार, देखो किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, बताओ बात समझ में आई क्या ये लाइन? वैसे तो 1183, लेकिन भारतीय कौन? शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैसे तो दूसरा है, वैसे तो कौन सा है? दूसरा, लेकिन भारतीय विद्वान द्वारा रचित कौन सा है? पहला। ठीक है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल को ये फिर भी पसंद नहीं आया, रामचंद्र शुक्ल को ये फिर भी पसंद नहीं आया, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है, ये ध्यान रखना। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है, किसको? शिव सिंह सरोज को। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु इस ग्रंथ को कहा जाता है, ध्यान रखना, प्रस्थान बिंदु। कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल और कविताओं का सावधारण विवेचन है, और हिंदी भाषा में लिखित, देखो भारतीय विद्वान द्वारा लिखित भी पहला है और हिंदी भाषा में लिखित भी पहला है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लिखा गया वो तो फ्रेंच में था। कौन सी में था बताओ? फ्रेंच में। और ये पूछ लिया जाए तो नहीं पूछा जाएगा वैसे। 839 क्रमांक देते हुए 1003 कवियों का वर्णन, तो कवि याद रखना, क्रमांक की कोई जरूरी नहीं है। लो जी पूरा हो गया ये। याद करवा दूं क्या? सर याद करवा दो एक बार, चलो याद करवाते हैं आपको। आपको क्या करवा देते हैं दोस्त? याद करवा देते हैं। देखिए अब अपन बात करेंगे साथियों शिव सिंह सरोज। बताओ किसकी बात कर रहे हैं? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। ठीक है। बताओ आपको अगर पूछ ले शिव सिंह सरोज का लेखक बताइए आप या रचनाकार, चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ रचनाकार बता दो दोस्त, तो यही नाम हो जाएगा शिव सिंह। बताओ क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। कौन हो गया? शिव सिंह सेंगर। अब आपसे पूछ ले बताइए कि वर्ष, वर्ष पूछ ले इसका, प्रकाशन वर्ष तो आपको 1883 याद रखना है, फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना है, दूसरी चीजें नहीं याद। फिर आपको पूछ ले इसकी भाषा, तो ध्यान रखना उसकी तो भाषा 1187 वाले की तो फ्रेंच थी, लेकिन इसकी हिंदी हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का ये प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ ये पहला है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इससे पहले वाला फ्रेंच में लिखा गया था, और ये पहला ग्रंथ है जो भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया, इससे पहला फ्रेंच विद्वान ने लिखा था। फिर देखो कवियों की संख्या याद रखना भाई, ध्यान रखना, इसमें ये आजकल पूछा जाता है, ट्रेंड में है ये चीज, तो इसको ढंग से याद करना। कवियों की संख्या याद रखेंगे, बताओ सेंगर, क्या याद रखोगे? सेंगर, सेंगर का, सेंगर से ऐसे जोड़ दो सहस्र, सहस्र का मतलब 1000, सहस्र किसको कहते हैं? 1000 को, यानी लगभग 1000, यानी 1003, यूं भी कह सकते हैं लगभग 1000। अब देखो इसमें प्रथम कवि किसको माना गया है? बताओ आपको पूछ ले इसमें प्रथम कवि किसको माना गया है? तो ये अल्फाबेट वाइज नहीं थी, तो शिवजी, शिवजी को क्या क्या पसंद है बताओ? शिवजी को क्या पसंद है? पुष्प। तो इसके उसके आधार पे आप याद रख लेंगे, पुष्प से याद रख लो, पुष्प से याद रख लोगे। पुष्प क्या याद रख लोगे? पुष्प, पुंड, ये पुष्य, पुंड या पुष्पदंत, पुष्पदंत ऐसे याद रख लेंगे, है ना। उसके बाद आपको ऐसे पूछ ले कि भाई इसमें भारतीय विद्वान द्वारा ये प्रथम है,
क्या लिखोगे? भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया, भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अपन इसके एमसीक्यू भी करेंगे, आप घबराए नहीं, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाद में एमसीक्यू भी बताएंगे आपको, आज तो नहीं लेकिन जल्दी। अच्छा, आपको पूछ ले, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है, प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। क्यों भाई? आप कह दोगे सर ये तो दूसरा है। अरे दूसरा, वैसे दूसरा है लेकिन हिंदी भाषा का पहला है, क्योंकि वो तो फ्रेंच का था। वो तो किसका था? फ्रेंच का। अब आपसे ऐसे पूछ लें कि वैसे कौन सा ग्रंथ है, तो वैसे साहित्य इतिहास का ये दूसरा ग्रंथ है, ऐसे ध्यान रखना, साहित्य इतिहास का ये दूसरा ग्रंथ है, साहित्य इतिहास का दूसरा ग्रंथ है। बताओ क्या जोर आया? कोई जोर नहीं आया सर। ये लेकिन अब बताओ, एक महत्वपूर्ण चीज तो रहेगी, बताओ रामचंद्र शुक्ल को फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगा, इसलिए रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कह देते हैं? वृत्त संग्रह कह देते हैं। बताओ क्या कह देते हैं? वृत्त संग्रह कह देते हैं। लो भाई, बस ये आपके काम हो गया। किसका? शिव सिंह सरोज का। किसका बताओ? शिव सिंह सरोज का। ये पूरी पीडीएफ आपको साथ ही देखो, शानदार हैंड रिटन नोट्स की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, आप खुश हो जाइए बस, है ना? तो चलिए अब अपन करते हैं दोस्त, अगला करते हैं, कौन सा देखिए, अब अपन करते हैं तीसरा ग्रंथ। आज 3 पढ़ लेंगे, बहुत है मेरे हिसाब से। 3 ग्रंथ आज कर लेंगे एक बार शुरुआत में, आप पे ज्यादा भार नहीं पड़े। 3 ग्रंथ देखो, तीसरा है, अब बताओ, पहला फ्रेंच ने लिखा, पहला किसने लिखा, कौन से विद्वान ने लिखा? बताओ, पहला फ्रेंच विद्वान ने लिखा सर। दूसरा वापस कौन आ गया? अपने हिंदुस्तानी आ गया। तीसरा फिर से हिंदी का नंबर नहीं, तीसरा फिर से अंग्रेज आता है एक। कौन आता है बताओ? अंग्रेज आता है। और तो अंग्रेज कौन? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने, अंग्रेज है तो अंग्रेजी में ग्रंथ का नाम रखेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नाम याद रखोगे भाई इनके। गारसा दत्तासी वाले का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, कई बार सामान्य प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष देखो, इसमें 2 चीजें हैं। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में 1888 में, यानी पत्रिका में तो ये 1888 में छप गया विशेषांक के रूप में। ये जो पुस्तक थी वो एक पत्रिका में विशेषांक के रूप में तो 1888 में ही प्रकाशित हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र प्रकाशन इसका 1889 में हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे भाई। भाई देखो, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है उसमें तो ये कब छप गई थी पुस्तक? 1888 में ही। लेकिन स्वतंत्र रूप से ये पुस्तक कब छपी? 1889 में। ये ध्यान रखना। भाषा बताओ, अंग्रेज लिख रहा है। ग्रियर्सन कौन है? अंग्रेज। ध्यान रखना, ग्रियर्सन कौन है? अंग्रेज। तो दोस्त अंग्रेज लिखेगा तो वो तो हिंदी में तो लिखना नहीं, तो भाषा उसने अपनी अंग्रेजी। तो मूलतः अंग्रेजी में, आप यूं कह सकते हैं मूलतः ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में। बाद में इसका हिंदी में भी रूपांतरण किया गया। प्रकाशक देखो यही हो जाएगा। देखो मैंने कहा ना, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोलकाता में एक संस्था थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो पत्रिकाएं छापती थी, तो वहां से इसका प्रकाशन हुआ था। ध्यान रखना, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो पहले तो उसने अपनी पत्रिका में, इस संस्था ने अपनी पत्रिका में छापा इसको 1888 में, और बाद में इसका स्वतंत्र प्रकाशन भी किया 1889 में। ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं आगे। अब सुनो, अब इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? अब देखो, अनुवाद। अब मैंने क्या कहा, जो ग्रंथ दूसरी भाषा में लिखे गए हैं, बताओ, चलो मैं आपसे फिर पूछता हूं, हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे कितने ग्रंथ हैं जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में लिखे गए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 ही ग्रंथ हैं। एक तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, और एक ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। तो अंग्रेजी में है तो भाई इसका हिंदी में तो अनुवाद करेंगे। तो अब देखो बात करते हैं इसका हिंदी संस्करण, यानी इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? देखो,
हिंदी में इसका अनुवाद कर देते हैं किशोरीलाल गुप्त। बताओ इसका हिंदी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, मॉडर्न कौन है ध्यान रखना, किशोरीलाल, किशोरीलाल मॉडर्न है, ऐसे याद रखना, किशोरीलाल क्या है, मॉडर्न। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदी में अनुवाद कौन कर देते हैं, किशोरीलाल। अब जब वो हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका नाम भी हिंदी में रखेंगे, तो इन्होंने नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का इन्होंने नाम क्या रखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये ध्यान रखना। और 1957 में ये कब किया गया, 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी, ये याद रहे तो इसकी कोई जरूरी नहीं है, याद नहीं रहे तो इतना नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना मॉडर्न कौन है, किशोरीलाल, यानी मॉडर्न लिटरेचर ऑफ, है ना, हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, किशोरीलाल ने। और मॉडर्न प्रथम है, ऐसे याद रखो, मॉडर्न जो व्यक्ति होता है वही प्रथम रहता है। आज के संसार में कौन व्यक्ति प्रथम रहता है, जो मॉडर्न है। इसका मतलब इन्होंने किस नाम से अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया 1957 में। बोलो याद रह जाएगा क्या। कवियों की संख्या, कवियों की संख्या याद रखना 952 है, 952। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान से याद रख लेना 52, हिंदुस्तान से क्या याद रख लोगे, और मॉडर्न ऐसे थोड़ा सा याद कर लो, मॉडर्न से तो याद रख लो 9, और हिंदुस्तान से याद तान यानी 52, तान 52, 952, कितने याद रख लोगे, 952। अब देखो, चलो बताओ, गारसा दत्तासी में बता दो कितनी संख्या है, गारसा दत्तासी में बताओ एक बार, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कितनी है, तासी से याद रख लो, तासी से 73 और 8 738। फिर शिव सिंह सेंगर वाले में कितनी है, शिव सिंह सेंगर से सहस्र, सहस्र का मतलब हजार यानी 1003। इसमें याद रखना मॉडर्न, मॉडर्न से तो याद रख लो नए आ गया ना, तो नए से 9 यानी 9, और हिंदुस्तान यानी 52, तो 952, ऐसे थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा भाई जोड़ के। फिर देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सुनो, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ग्रंथ में प्रथम बार क्या क्या हुआ, देखो प्रथम बार कालक्रम से वर्गीकरण, कृतियों का कालखंडों में विभाजन, काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन, सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन। मोटी मोटी बात यही है कि काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किया गया। जैसे काल विभाजन होता है ना, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, है ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, है ना, उसमें फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, ऐसे। तो ये काल विभाजन प्रथम बार कौन से ग्रंथ में हुआ, हम वैसे तो ये तीसरा ग्रंथ है, लेकिन पहले दो ग्रंथों में, इससे पहले दो ग्रंथों में काल विभाजन की कोई बात नहीं थी, उनमें यूं ही अपने हिसाब से कवियों का वर्णन था। पहले में तो अल्फाबेट वाइज था, दूसरे में यूं ही लिख दिया उसने, लेकिन इसने प्रथम बार काल विभाजन किया। 11 कालखंड किए, ध्यान रखना, अभी मैं याद करवाऊंगा, 11 कालखंड। कितने कालखंडों में विभाजित किया बताओ हिंदी साहित्य के इतिहास को, 11 कालखंडों में, है ना। तो ध्यान रखना, हालांकि उसमें वैज्ञानिकता का भाव था, यानी इसने काल विभाजन तो किया लेकिन उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, बहुत ज्यादा सटीक काल विभाजन वो नहीं था। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रथम बार कौन से इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया गया, है ना, तो वो ध्यान रखना दोस्त, कौन बताओ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। और काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन, भी प्रवृत्ति पढ़ते ना अपन, आदिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल की, भक्ति काल की, तो वो सारी प्रवृत्तियां, तो काव्य प्रवृत्तियों का भी विवेचन प्रथम बार इसी में किया गया। लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल को ये पसंद आया क्या, बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा वृत्त संग्रह कहा, उसको वृत्त संग्रह कहा था और इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा। लेकिन विद्वानों ने इसे सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा। ये एकदम सही था क्योंकि इसमें काल विभाजन, प्रवृत्तियां ये सब थी, तो सच्चे अर्थों में प्रथम ग्रंथ यही था। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा ग्रियर्सन ने। और देखो, ग्रियर्सन ने, ध्यान रखना, भक्ति काल को स्वर्ण युग, ध्यान रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा युग माना जाता है, भक्ति काल। किसने कहा, ग्रियर्सन ने, याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है, भक्ति काल, किसने कहा, ग्रियर्सन ने, ठीक है। प्रत्येक प्रथम काल विभाजन व कालों का नामकरण किया। अब देखो ये कौन कौन से नामकरण किए, ये मैं आपको कल याद करवा दूंगा, है ना, ये मैं कल याद कराऊंगा। एक बार मेन चीजें अभी मैं याद करवा देता हूँ, थोड़ा सा और बचा है इसमें, यानी ये 3 किताबें आपकी पूरी हो गई, फिर अपन 1-2 और पढ़ लेंगे, तो ये महत्वपूर्ण चीजें इसमें आ जाएंगी। देखो, रीतिकाल की कविता को इन्होंने द आर्स पोएट्री का नाम दिया और बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु कहा। फिर इसके ये काल विभाजन के 11 कालखंड में आपको याद करवाऊंगा, है ना, कल करवाऊंगा ये। आज एक बार चलो इसके बारे में मोटा मोटी देख लेते हैं कि
क्या बात थी जो हमने अभी तक पढ़ी उसके बारे में अपन करते हैं दोस्त बात है। चलिए उसके बारे में अपन करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं साथियों? बताओ अपन कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं अभी सर? अभी अपन क्या सर बात कर रहे हैं द मॉडर्न यानी तीसरा ग्रंथ। ओवरऑल ये कौन सा ग्रंथ है? तीसरा ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर वर्नाकुलर लिटरेचर 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 ऑफ ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ठीक है। अपन कहेंगे किसने इसका रचनाकार कौन था? अपन कहें इसका रचनाकार कौन था बताओ? तो अपन कहेंगे सर इसका रचनाकार था एक अंग्रेज था, जॉर्ज जॉर्ज अब्राहम अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बताओ। ठीक है सर। उसके बाद आपको पूछें कि इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन कब हुआ? बताओ आपसे पूछें इसका प्रकाशन कब हुआ? तो हम कहेंगे सर इसका प्रकाशन एक संस्था है, कोलकाता की एक संस्था है, ध्यान रखना, कोलकाता की एक संस्था है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नाम याद रखना, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल ऑफ बंगाल। उसकी पत्रिका में हुआ सबसे पहले, उसकी पत्रिका में विशेषांक के रूप में, पत्रिका में किस रूप में हुआ बताओ? विशेषांक के रूप में। जब तो आई है 1888 में। जब तो कब बताओगे? 1888 में। और आपको ऐसे पूछ ले स्वतंत्र रूप से कब हुआ? स्वतंत्र प्रकाशन तो 1 साल बढ़ा दो, 1 साल बढ़ा दो और कर दो 1889। बोलो जोर आया क्या? सर नहीं जोर आया। भाषा बताओ, पहले की फ्रेंच, ऐसे याद रखोगे, पहले की फ्रेंच, दूसरे की हिंदी, तीसरे की अंग्रेजी, तीसरे की अंग्रेजी, इससे आगे सारों की अब हिंदी आएगी। प्रकाशक देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका प्रकाशक कौन है, ये रहा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब अपन इसके हिंदी संस्करण की बात करें कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? बताओ इसका, क्योंकि अंग्रेजी में है तो भाई अनुवाद तो होगा, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? मॉडर्न कौन है बताओ? किशोरी लाल। कौन है मॉडर्न? किशोरी लाल, किशोरी लाल गुप्त। कौन हो जाता है बताओ? किशोरी लाल गुप्त। अब अगर आपको पूछ ले किस नाम से किया बताओ? मॉडर्न, मॉडर्न कौन होता है? मॉडर्न प्रथम नहीं आता क्या? आज के जमाने में कौन रहता है? मॉडर्न प्रथम है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। किस नाम से अनुवाद कर दिया बताओ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से कर दिया गया सर। ठीक है। कब? 1957 में, 1957 में। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको पूछे कवि, कवि तो कवि देखो मॉडर्न से तो याद कर लो 9 और हिंदुस्तान से याद कर लो 52, यानी 952 है। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास, ध्यान रखना प्रथम बार काल विभाजन किया गया इस पुस्तक में, प्रथम बार काल विभाजन किया गया और कुल 11 काल खंड किए गए। जैसे अपन करते हैं ना आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, वैसे इसने 11 काल खंड किए। कल याद करवाऊंगा मैं आपको। अब अगर आपको पूछ ले कि भाई रामचंद्र शुक्ल को पसंद आई क्या? तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। इन्होंने इसको, उसको व्रत संग्रह कहा था शिव सिंह सरोज को, इसको कह दिया बड़ा, क्या कह दिया बताओ? बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह। अब अगर आपको पूछ लें भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है भाई। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहने वाला कौन था? तो ये इस भाई साहब थे ग्रियर्सन महोदय। कौन थे? ग्रियर्सन महोदय, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको कह दें कि इन्होंने रीति काल की कविता को क्या कहा? इंग्लिश में क्या कहा था? रीति काल की कविता को, ये पूछा जाता है कई बार। द आर्स पोएटिका, क्या कहा? द आर्स पोएटिका, पोएटिका। और बिहारी की कविता को क्या कहा? रीतिकाल के कवि थे बिहारी, बिहारी की कविता को इन्होंने क्या कहा? तो हमें बताना है अक्षर कामधेनु। क्या कहा बताओ? अक्षर कामधेनु। अब इन्होंने 11 कालखंड कौन से करे? वैसे तो अपन काल विभाजन में पढ़ेंगे उसको डिटेल से, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कल बता दूंगा इसके बारे में। और उसके बाद मिस्र बंधु विनोद और आगे के जो इतिहास ग्रंथ है वो कल पढ़ेंगे। तो साथियों एक सामान्य समझ मैंने विकसित करने का हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के बारे में प्रयास किया है। कैसा लगा मेरा प्रयास? कैसे लगे मेरे नोट्स? आप जरूर अपना फीडबैक दें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ साथियों।
थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।